दोस्तों, आज की कहानी एक पुलिस अफसर की आप बीती है। दुनिया में हमारे आसपास बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें घटती रहती है। उनमें से ज्यादातर चीजों के बारे में हमें कभी पता भी नहीं चलता। ये कहानी एक केस के बारे में है जो कि उन्होंने मुझे कुछ 8 या 10 लाइंस में भेजी थी। उन्हें एक समंदर किनारे 3 लाशें मिली थी और उसके अलावा एक औरत जो कि जिंदा थी, लेकिन बाद में उस औरत की भी मौत हो गई। उनकी मौत का कारण कोई घर था जो वहां था भी और नहीं भी। पर केस की जांच के दौरान जो तथ्य उनके सामने आए थे वो बहुत चौंकाने वाले थे। उनके इसी अनुभव पर मैंने ये कहानी लिखी है। तो चलिए उनके इस अनुभव को एक कहानी के रूप में सुनते हैं। कर सकते, कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता। कानून का कहना है कि गुनहगार को सजा होनी चाहिए, लेकिन गुनहगार अगर कोई मुर्दा हो तो। मैंने भले ही यहाँ कुछ कुछ जगहों पर भूत प्रेत इन शब्दों का प्रयोग किया है, पर फिर भी मेरा मतलब यहाँ भूत प्रेत से नहीं है। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन ये सब कुछ उस केस की खोजबीन के दौरान जो मैंने जाना और सुना था उससे प्रेरित है। उस दिन दोपहर कड़कती धूप पड़ रही थी। मैं पुलिस थाने में बैठकर अपना कोई काम कर रहा था। हमें स्थानीय लोगों से एक इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे इलाके में समंदर के किनारे उन्हें 3 लाशें मिली है और एक जिंदा लड़की जो कि बेहोशी की हालत में है। मैं अपने लोगों को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गया। हमने तुरंत लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उस जिंदा लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। उन तीनों की लाशें देखने लायक नहीं थी। उन तीनों के चेहरे पर, गले पर खरोचने के निशान थे। आंखों की जगह पर रेत भरी पड़ी थी। उनका सारा सामान वही रेत में बिखरा पड़ा था। लैपटॉप, मोबाइल, कपड़े, पैसे, सब कुछ। वहां एक गाड़ी थी जो कि बस खड़ी थी। उस गाड़ी में भी रेत भरी पड़ी थी। ये सब जिसने भी किया था वो ये नहीं चाहता था कि ये लोग वहां से निकल पाए। हम अगले 2 दिन तक वहां खोजबीन करते रहे, लेकिन हमें वहां किसी के आने के या वहां से जाने के कोई निशान नहीं मिले। कहीं कोई चोरी नहीं हुई थी। सब सामान, पैसे सब अपनी जगह पर था। इसलिए अब सारा शक उस जिंदा लड़की पर जा रहा था, या फिर वो अकेली थी जो हमें बता सकती थी कि वहां क्या हुआ था। आखिरकार हमने उससे पूछताछ करने के बाद आगे की जांच करने का निर्णय लिया। उनके सामान से हमें उन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। चारों एक ही शहर के थे और उनके नाम सारा, अरुण, सौरभ और नीति ऐसे थे। जो लड़की जिंदा बची थी उसका नाम सारा था। उसके मिलने के बाद तीसरे दिन सारा को होश आ गया, तो इसलिए मैं अपने एक कलीग महेश को साथ लेकर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने चला गया। तब तक बाकी तीनों की भी प्राथमिक मेडिकल जांच की रिपोर्ट आ चुकी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक नीति की मौत सबसे पहले हुई थी। उसके कुछ घंटों बाद सौरभ की और उसके अगले दिन अरुण की मौत हुई थी। तीनों की मौत का कारण भले ही डूबने की वजह से था, लेकिन उन सब की आंखें नोची गई थी। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर ये सब एक एक कर मर रहे थे तो ये वहां क्या कर रहे थे, और अगर इनकी मौत डूबने से हुई है तो इनकी आंखें क्यों निकाली गई। हमने जब पहली बार सारा से पूछताछ करनी चाही तो पहले तो वो बहुत घबराई हुई थी। हमने भी थोड़ा धीरज से काम लिया और उसे मानसिक रूप से तैयार होने के लिए वक्त दिया। जब वो पूछताछ के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गई तब हमने आगे की पूछताछ की। सारा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे 3 दोस्तों की मौत हुई है? सारा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब दिया। सारा, क्या तुम बता सकती हो कि उन्हें किसने मारा है? सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो थरथर कांपने लगी। मेरे साथ मेरा कलीग महेश खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद शांत होने पर उसने कहा, अरुण और सौरभ को नीति ने मारा है। वही है जिसने उन दोनों की जान ली है। उसका जवाब सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मेरे कलीग ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे वो कह रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मैंने एक गहरी सांस लेकर सारा से फिर पूछा, देखो, तुम अगर कुछ छुपा रही हो तो हमें पूरा सच बताओ ताकि तुम्हें आगे जाकर कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नीति की मौत सबसे पहले हुई है और तुम अकेली हो जो इन सब में जिंदा बची हो।
मेरे वो कहने के बावजूद सारा बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। उन दोनों की जान नीति ने ली है। हमें भी पहले यही लगा था कि नीति मर गई है, पर वो जिंदा थी। लेकिन हमें फिर पता चला कि वो जिंदा नहीं है, वो बस एक मुर्दा लाश है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर अरुण की भी जान चली गई। सारा की ये अजीब बात सुनकर मैंने उसे पूछा, हमें शुरू से बताओ कि वहां क्या हुआ था। तुम सब लोग वहां क्यों गए थे, वहां क्या करने गए थे। और फिर सारा ने मुझे एक कहानी बताई। अरुण, नीति और सौरभ और मैं, हम चारों दोस्त हैं। कॉलेज के दिनों से हम चारों भी एक दूसरे को जानते हैं। हम एक ही शहर में जॉब करते थे। हम हमेशा वीकेंड में मिलते थे। अरुण और मैं, नीति और सौरभ हम रिलेशन में थे और हम अपने रिलेशन को लेकर सीरियस थे। लेकिन अचानक से नीति और सौरभ के बीच में कुछ अनबन हो गई। दोनों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। इसलिए मैंने और अरुण ने उन दोनों को कई बार समझा कर देखा, पर कोई बात नहीं बनी। उनके घर वालों ने भी उन्हें बहुत समझाया। आखिरकार हमने एक साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। सोचा कि वो दोनों कहीं बाहर जाकर एक साथ वक्त गुजारेंगे तो चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नीति भी आने के लिए तैयार हो गई और सौरभ भी। नीति वहां से अपने रिलेशन की एक नई शुरुआत करना चाहती थी। और फिर हमने एक रिसोर्ट ढूंढना शुरू किया, एक समुंदर किनारे। तब नीति ने हमें बताया कि उसके किसी दोस्त का घर एक समुंदर किनारे है और वो अपने मकान को लोगों को रेंट पर रहने के लिए देता है। नीति ने अगले ही कुछ दिनों में उससे बात की और हम वहां जाने के लिए निकल पड़े। कुछ 3 घंटे का सफर कर हम दोपहर तक उस ठिकाने पर पहुंच गए। देखा तो वो घर बहुत अच्छा था, बस उसका रंग उड़ा हुआ था। खिड़कियों के थोड़े बहुत कांच टूटे हुए थे। आसपास बहुत सारे नारियल के बड़े बड़े पेड़ थे। पीछे दूर दूर तक घनी झाड़ियां थी और घर के आगे कुछ 150 या 200 मीटर की दूरी पर दूर दूर तक फैला हुआ समंदर दिखाई पड़ रहा था। वो एक बेहद आनंद भरा एहसास था। वहां इतनी शांति थी कि आसपास के पेड़ों के पत्तों की, समंदर की लहरों की आवाज तक वहां साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम चारों गाड़ी से उतरे। हमारा मन आनंद से भर गया था। हमने हमारे पास की चाबी से उस घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ताले में जंग लगा था, इसलिए हम ताला तोड़कर घर के अंदर चले गए। अंदर 3-4 कमरे थे। 3 बेडरूम थे, एक हॉल था और पीछे की तरफ किचन और बाथरूम थे। खाने पीने के लिए किचन में कुछ भी नहीं था। सब कुछ यहां वहां बिखरा पड़ा था। जबकि नीति के दोस्त ने कहा था कि वहां खाना बनाने का चूल्हा वगैरह सब कुछ है, बस साथ में कुछ सामान लेकर जाना पड़ेगा। हम थोड़ा हैरान हो गए थे क्योंकि वहां के किचन की हालत बहुत ही खराब थी। हम सब ने उसे फोन करने की बहुत कोशिश की, पर उसका फोन नहीं लगा। घर की हालत ठीक थी, पर सफाई नहीं थी। हमें लगा कि शायद उसने हमसे झूठ कहा है। अच्छी बात यह थी कि हम खाने का सामान अपने साथ लेकर चले गए थे। फिर हमने सोचा कि 2-3 दिन की तो बात है, और ये सोचकर नीति और मैं वहां सफाई में जुट गए। अरुण अपना ऑफिस का काम लेकर बैठ गया तो सौरभ खाने का इंतजाम करने में लग गया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, वहां का वातावरण और भी शांत और गंभीर होता चला गया। हवाएं ज्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन पेड़ों से गुजरते हुए साए साए की आवाज कर रही थी। सौरभ ने घर के बाहर एक चूल्हा जलाया और उसी पर हमारे लिए रात का खाना पकाने लगा। नीति और मैं सफाई के बाद आराम से पोर्च में कुर्सी डालकर बैठ गई। हमसे जैसा बना हमने खाना बनाया और खा लिया। खाना होने के बाद मैं फिर वहीं आराम कुर्सी पर बैठ गई। तब नीति वहां समंदर किनारे जाना चाहती थी। वैसे तो मैं भी जाना चाहती थी, पर उस वक्त मेरा सिर बहुत दुख रहा था और मुझे नींद भी आ रही थी। तो इसलिए अरुण ने सौरभ और नीति को साथ आगे जाने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम दोनों को साथ वक्त बिताने की जरूरत है, तो तुम दोनों चले जाओ, हम पीछे से आते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तब घर पर अरुण और मैं अकेले थे। तब मैंने अरुण से कहा कि प्लीज मेरा सर दबा दो, क्योंकि उस वक्त मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। अरुण अपना काम छोड़कर मेरा सर दबाने लगा।
और फिर वही आराम कुर्सी में बैठे बैठे शायद मेरी आंख लग गई। आसपास बहुत ठंडी हवा चल रही थी और मैं अपनी गहरी नींद में थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि अरुण फिर से मेरी आराम कुर्सी को झुला रहा है। उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और वो फिर से मेरे सिर को दबाने लगा। मैं तब आधी नींद की हालत में थी, तो मैंने उसे नींद में ही कहा, अरुण बस करो, मुझे अब ठीक लग रहा है, तुम जाकर अपना ऑफिस का काम खत्म करो। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि अरुण मेरा कितना ख्याल रखता है। और तभी कुछ पानी की छींटे और रेत जैसा कुछ मेरे चेहरे पर गिरा। उसी के साथ साथ मेरी कुर्सी भी जोर जोर से हिलने लगी। अपने चेहरे को पोंछते हुए मैंने उससे कहा, अरे बस करो यार, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। मेरा सिर तब कुर्सी के पीछे की तरफ झुका हुआ था, ऐसी पोजीशन में कि मैं अगर आंखें खोलती तो मुझे ऊपर की छत दिखाई देती। मैंने गुस्से में ही अपनी आंखें खोली, लेकिन मैंने जो देखा वो देख मेरी रूह कांप गई। मेरे चेहरे के ठीक ऊपर एक सफेद गीला चेहरा झूल रहा था। बाल भीगे और बिखरे हुए थे और उसके बालों का पानी मेरे चेहरे पर टपक रहा था। आंखें किसी मछली जैसी चमक रही थी और वो उन बालों के बीच से अपनी बड़ी और चमकती आंखों से मुझे घूर रही थी। मैं हड़बड़ाकर वहां से उठने की कोशिश में नीचे गिर पड़ी। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो अब बस वहां कुर्सी झूल रही थी, पर वहां कोई नहीं था। घबराकर चिल्लाते हुए मैं घर के अंदर चली गई। मुझे लगा कि नीति वापस आ गई है, लेकिन अंदर नीति कहीं नहीं थी। अरुण अकेला ही था और अपना काम कर रहा था। अरुण ने मेरी हालत को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? मैंने नीति के कमरे में भी जाकर देखा और फिर आकर अरुण से पूछा, नीति आई थी यहां? अरुण ने बताया कि वो अभी अभी तो समंदर पर गई है, इतनी जल्दी वापस क्यों आएगी? मैं हैरान होकर उसे यहां वहां देखने लगी। मुझे लगा कि शायद उसने मेरे साथ कोई मजाक किया है, पर सच में वो वहां नहीं थी। मैंने बाहर जाकर भी देखा, पर बाहर भी नहीं थी। वहां से दूर समंदर किनारे मुझे कुछ रोशनी दिखाई पड़ी। शायद वहां उन्होंने आग जलाई थी। उस आग के पास मुझे सौरभ और नीति की परछाई दिखाई पड़ रही थी और उनके पास एक और परछाई खड़ी थी। वहां पर इतनी शांति थी कि समंदर की लहरों की आवाज मुझे वहां तक सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि शायद कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ वो मेरा कोई वहम होगा या फिर मेरे दिमाग की कोई मानसिक अवस्था, जैसे बैठे बैठे सोने के कारण दिमाग से सारा खून नीचे उतर जाता है और फिर अचानक आग खुलने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लगा कि वैसा ही कुछ हुआ होगा और शायद मैं उसी को परछाई समझकर डर गई थी। इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं घर के अंदर चली गई। सारा की कहानी सुनते हुए मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए पूछा, रुको, तुमने कहा था कि तुम वहां सिर्फ 4 लोग थे और फिर समंदर किनारे तुमने 3 परछाइयां देखी, तो ये तीसरी परछाई किसकी थी? सारा ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर वो परछाई नीति के पास खड़ी थी। मैं उस वक्त उनसे काफी दूर थी, तो मैं बस ये अंदाजा लगा रही थी। पता नहीं वो कोई परछाई थी भी या नहीं, पर दिखने में वो किसी औरत की परछाई लग रही थी। उसकी वो बात सुनने के बाद मैंने उसकी कहानी आगे जारी रखने के लिए कहा, तो उसके बाद मैं अंदर चली गई। मेरे अंदर जाने के बाद मैं वहीं अरुण के पास बिस्तर पर बैठ गई। अरुण तब थोड़ा गुस्से में था, अपनी लैपटॉप की कीज को पटक रहा था, मोबाइल को झटक रहा था। मैंने उसका गुस्सा देखकर उससे पूछा, क्या हुआ? तो उसने अपने सिर को खुजाते हुए कहा, पता नहीं यार क्या हुआ है, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से ये मोबाइल का नेटवर्क चला गया और ये लैपटॉप भी हैंग हो गया है। तो मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, शायद लैपटॉप भी तुमसे आराम करने के लिए कह रहा है, तो अब ये काम बस करो, चलो हम भी समंदर किनारे हो आते हैं। और थोड़ी देर उठापटक करने के बाद उसने लैपटॉप और मोबाइल को साइड में रख दिया और हम दोनों भी दरवाजा बंद कर समंदर किनारे जाने निकल पड़े। इस बार वहां कोई तीसरी परछाई नहीं थी। हमारे वहां जाते ही नीति ने मुझे कहा, आखिरकार तू यहां आ ही गई। उसकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई।
मैंने उससे कहा, नहीं तो, मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ। मैं तो खुद तुम्हें पूछने वाली थी कि तुम्हारे साथ यहाँ कौन खड़ा था, वो औरत कौन थी। नीति ने अपनी जगह से उठकर अपने कपड़ों से रेत को झटकते हुए कहा, अच्छा अच्छा मजाक कर लेती है तू। चल अब पानी में चलते हैं। सौरभ को खारे पानी से एलर्जी है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ रहा। अरुण ने भी मुझे धक्का देते हुए नीति के साथ जाने के लिए कहा। बातों बातों में मैं नीति से उस तीसरी परछाई के बारे में पूछना भूल गई, पर मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। पता नहीं कि मैंने जो भयानक सा चेहरा देखा था वो सच था या मेरा वहम था। उन सब के बारे में सोचते हुए हम दोनों कब पानी में चले गए मुझे पता ही नहीं चला। पानी का ठंडा स्पर्श होते ही एक ठंड की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। नीति तब मुझ पर पानी उड़ाने लगी। तब मैं उसे रुकने के लिए कह रही थी तो वो और ज़्यादा करने लगी। मैंने भी मजाक मजाक में उसे धक्का दे दिया तो लड़खड़ा कर वो पानी में गिर पड़ी। तब हम पानी में ज़्यादा गहरे नहीं थे। हम जहाँ खड़े थे वह पानी कुछ 2.5 से 3 फीट गहरा था और शांत भी था। लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि काफ़ी देर तक नीति पानी से बाहर नहीं आई। मैं वहीं पर उसे आवाज़ देने लगी, नीति नीति। मुझे अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस हुआ और मैं अपना पैर छुड़ाती तब तक किसी ने मेरे पैर को खींचकर मुझे पानी में डुबो दिया। मैं किसी तरह झटपटाते हुए वहां से उठ खड़ी हो गई। देखा तो नीति पानी से बाहर खड़ी होकर मुझ पर हंस रही थी। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, मैं कब से देख रही हूँ तू मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे डरा रही है। रुक, अब मैं तुझे देखती हूँ। और इसी बीच नीति सौरभ और अरुण की तरफ दौड़ते हुए जाने लगी। मैं वहीं पर खड़ी होकर अपने चेहरे को कपड़ों को साफ कर रही थी और उसी पल मुझे फिर वही महसूस हुआ। फिर किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया था। वो बहुत ही अजीब सा स्पर्श था, खुरदुरा स्पर्श। तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी जगह से जरा भी हिली तो वो हाथ मुझे पानी में अंदर खींच कर ले जाएंगे। मैं एकदम से स्तब्ध और शांत खड़ी थी। मेरे पैरों तले की रेत फिसल रही थी और मैं खड़ी खड़ी बस नीति को दूर जाते हुए देख रही थी। मैं जान चुकी थी कि वहां पानी में कोई है, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी पीछे से एक बहुत बड़ी लहर आई और उस लहर के बहाव ने मुझे आगे धकेल दिया। फिर जैसे ही महसूस हुआ कि मेरे पैर उन हाथों से छूट गए हैं, अगले ही पल मैं दौड़ती हुई तेजी से पानी से बाहर चली गई। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। उस अजीब एहसास के कारण मैं बिना कुछ कहे सीधे घर की तरफ जाने लगी तो अरुण ने मुझे आवाज दी, क्या हुआ, वापस उधर क्यों जा रही हो। मैंने बस गुस्से में नीति और उसकी तरफ देखा तो नीति मुझे वहां से कहने लगी, अरे यार बस मजाक कर रही थी, इतना क्यों गुस्सा हो रही हो। मैं उन्हें उस अजीब एहसास के बारे में बताना चाहती थी पर समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बताऊं। मैंने सिर्फ अरुण से कहा, कुछ नहीं, मुझे फिर से सिर में दर्द हो रहा है। उससे लगा कि मैं गुस्सा हो गई हूं, इसलिए अरुण दौड़ते हुए मेरे पीछे आ गया और मेरे साथ चलने लगा। फिर कुछ देर बाद वो दोनों भी उठकर हमारे पीछे आ गए। मैंने चलते चलते अरुण से कहा, अरुण मुझे काफी देर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसने मुझे सवाल किया, मतलब? तो मैंने उसे बताया कि अभी कुछ देर पहले मैंने एक अजीब औरत को देखा था। सफेद चेहरा, मछली जैसी चमकती आंखें, भीगे बाल थे उसके, और उसके बाद मैंने यहाँ किनारे पर एक परछाई भी देखी। अब जब मैं पानी में खड़ी थी तब पानी के अंदर से किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए थे। तब अरुण ने उस बात को टालते हुए मुझे कहा, ओके ओके, देखो शायद तुम्हें ऐसे अकेले सुनसान जगह पर रहने की आदत नहीं होगी और इसलिए तुम्हें अंदर से डर लग रहा होगा, जिसे कभी कभी हम खुद भी समझ नहीं पाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। हम सब वापस घर के अंदर चले गए और कपड़े बदलकर अपने आप को सेकने के लिए आंगन में आग जलाई। उस वक्त हम सब आपस में अपने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बातें कर रहे थे कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, जैसे शादी, बच्चे, घर वगैरह। हम वही एक दूसरे की गोद में पड़े हुए थे। तभी एक चीख को सुनकर हम सब एकदम से उठकर बैठ गए। सब यहां वहां देखने लगे। नीति ने वहां से उठते हुए हम सबको अंदर चलने के लिए कहा। मैंने भी उसकी बात में हामी भरी। सब घर के अंदर आ गए और अपने अपने बेडरूम में सोने चले गए।
अरुण को नींद न आने की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने अपनी नींद की गोली खा ली और वो सोने चला गया। मैंने तब उसे कहा कि मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे भी एक गोली चाहिए। उसने मुझे भी एक गोली दी और गोली खाकर मैं भी उससे लिपट कर सो गई। अब रात का वक्त हो गया था, पर पता नहीं कि कितने बज रहे थे। मुझे बाहर कहीं से कुछ खड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से मेरी नींद टूट गई, लेकिन फिर भी मेरी आंखें बहुत भारी थी। मैंने किसी तरह उठकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर नीति खड़ी थी। मैंने उसकी अजीब हालत देखकर उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे पता नहीं वो कब से वहां खड़ी थी, पर उसे देख लग रहा था कि वो काफी देर से वहां थी। उसे वैसे खड़ा देख मुझे थोड़ा अजीब लगा। नीति ने बाहर समुद्र को देखते हुए मुझे कहा, चलो ना, फिर से बाहर समंदर में चलते हैं। मैंने अपनी आधी नींद की हालत में उसे कहा, नहीं यार, इतने अंधेरे में, और वैसे भी यहां मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर बिना कुछ कहे वो अपने कमरे की ओर चली गई। लेकिन उस नींद की हालत में भी मैंने देखा कि वहां फर्श पर पानी और रेत बिखरी पड़ी थी। लगा जैसे नीति अभी अभी समंदर में जाकर आई है। मैंने अपना दरवाजा बंद किया और जाकर अपने बेड पर बैठ गई। मेरी नजर अपने आप किसी हलचल को देख खिड़की से बाहर चली गई। मैंने देखा कि नीति अकेले ही समंदर की तरफ जा रही थी। मुझे उस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों को मसलते हुए ठीक से देखा। तब मैंने यह सोचा कि नीति कहीं सच में पागल तो नहीं हो गई, जो इतनी रात में अकेली वहां जा रही है। इसलिए मैंने अरुण को जगाया और उसे भी वो बात बताई। अरुण भी मेरी बात सुनकर चौंक गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। हमने बाहर जाकर देखा तो घर का दरवाजा पूरा खुला था। तभी सौरभ भी अपने सर को हाथ लगाते हुए कमरे से बाहर आ गया और हमसे पूछने लगा, नीति कहाँ है? तब मैंने उन दोनों को बताया कि अभी अभी वो मेरे कमरे के बाहर आई थी और मुझे समंदर की तरफ चलने के लिए पूछ रही थी। उन दोनों ने भी तब महसूस किया कि घर में सब तरफ पानी और रेत बिखरी पड़ी है। वो देख सौरभ ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं, मेरे बिस्तर में भी रेत है और सब तरफ पानी से भीगा पड़ा है, इसलिए तो मेरी नींद टूट गई। उठकर देखा तो नीति भी गायब थी। मैंने तब अरुण से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे यहां कुछ अजीब महसूस हो रहा है। हम सब दरवाजे के बाहर चले गए। तभी हमें समंदर की तरफ से एक जोर की चीख सुनाई दी, ठीक वैसी ही चीख जैसे हमने पहले सुनी थी। हम तीनों भी दौड़ते हुए उस आवाज की तरफ जाने लगे। आसमान में चांद आधा दिखाई पड़ रहा था। उसकी धुंधली सफेद रोशनी सब तरफ फैली हुई थी और हम उस आधी धुंधली रोशनी में टॉर्च लेकर नीति को यहां वहां ढूंढ रहे थे। उस वक्त हमें दूर से कोई चीज पानी में जाती हुई दिखाई दी, लेकिन हम दौड़कर वहां तक पहुंच पाते तब तक वो पानी के अंदर चली गई थी। हम वहीं खड़े होकर नीति को आवाज देने लगे और उसी वक्त हमें अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ, कोई भारी चीज। सौरभ ने ठीक से देखा तो वो नीति की लाश थी। पानी के थपेड़ों से वो लाश किनारे पर सरक रही थी। वो देख हम उसे पानी के बाहर खींच कर ले गए। वो नीति ही थी। हम तीनों भी बहुत ज्यादा शौक में थे। हम तीनों नीति को उठाकर घर के पास ले गए। सौरभ उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सांस बंद हो गई थी। नाक और मुंह में रेत चली गई थी। नीति की लाश देख मेरी हालत और भी खराब हो गई। तब अरुण ने वहां से जाते हुए कहा, चलो हमें अभी के अभी इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। और वो दौड़ता हुआ अपने कमरे से गाड़ी की चाबी लेकर आ गया। सौरभ और मैं नीति को उठाकर गाड़ी के पास लेकर चले गए। देखा तो अरुण गुस्से में गाड़ी को पीट रहा था। हमने देखा कि गाड़ी के टायर में हवा नहीं थी और गाड़ी के अंदर पूरी रेत भरी पड़ी थी। वो सब किसने किया था पता नहीं, लेकिन हम इतना जान गए थे कि उस वक्त हमारा वहां से निकलना मुश्किल था। अरुण गुस्से में चिल्लाते हुए वहीं पर बैठ गया। फिर हमने आपस में कुछ देर बात कर निर्णय लिया कि हम नीति की लाश को यही कमरे में रख देंगे और सुबह होते ही हम आसपास से कोई मदद लेकर यहां से निकल जाएंगे। हमने नीति की लाश को सौरभ के कमरे में रख दिया और उसे एक सफेद चादर में लपेट दिया। वहां की लाइट झपक रही थी।
इसलिए हमने वहां पर एक मोमबत्ती जलाई और हम तीनों भी दूसरे कमरे में सोने चले गए। अरुण और सौरभ बार बार अपने मोबाइल को चेक कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। तब मुझे याद आया कि नीति की लाश को लपेटते वक्त मेरा मोबाइल उसी के कमरे में रह गया है। मैं बिना कुछ सोचे वहां चली गई और मैंने वो दरवाजा खोल दिया। उस कमरे की लाइट तब भी झपक रही थी। कहीं से आती हवा से उस मोमबत्ती की लौ फड़फड़ा रही थी और उस फड़फड़ाती मोमबत्ती की रोशनी में उस लाश की हिलती परछाई दीवार पर पड़ रही थी। वो नज़ारा देख अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर मुझे महसूस हुआ कि वहां अंदर कोई और भी है। लगा जैसे उस लाश के साथ उस कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसकी सांसों को मैं महसूस कर पा रही थी। मैंने घबरा कर दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर से अरुण के पास चली गई। रो रो कर सौरभ की हालत खराब हो गई थी। अरुण था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो सब देखने के बाद मैं भी बहुत डरी हुई थी। हम तीनों को भी रात भर नींद नहीं आई। आंखें बंद करो तो भी लगता था जैसे हम भयानक समुंदर के बीच में फंसे हुए हैं। सब तरफ से बस लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। मैं अरुण की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। सुबह होते होते हम दोनों की आंख लग गई। खिड़की से आती तेज धूप के कारण मेरी आंख खुल गई। मेरे दिमाग पर तब भी नींद की गोली का असर था। आंखें भारी लग रही थी। मेरी नींद खुलते ही मैंने अरुण को जगाया। अरुण ने उठते ही आसपास देखते हुए पूछा, सौरभ कहाँ है? सौरभ उस कमरे में नहीं था। उस वक्त हमें बाहर से कुछ हंसने की और बातें करने की आवाज आने लगी। उन आवाजों को सुनकर अरुण हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया। हमने बाहर से आती हुई आवाजों को गौर से सुनने की कोशिश की और तब उसने मुझसे कहा, यह आवाज किसकी है? मैंने भी थोड़ी गौर से उन आवाजों को सुनने की कोशिश की और उसे कहा, शायद सौरभ आसपास से कोई मदद लेकर आया होगा। हम उठकर बाहर चले गए। बाहर का दरवाजा खुला था और दरवाजे से बाहर दूर तक फैला हुआ समंदर दिखाई पड़ रहा था। मोबाइल में देखा तो सुबह के 11 बज रहे थे। हमें फिर अंदर से हंसने की आवाज सुनाई दी। हम अंदर किचन की तरफ चले गए और वहां देख हम दोनों हैरान हो गए। किचन के अंदर नीति और सौरभ दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। नीति वहां पर कुछ बना रही थी और सौरभ उसकी मदद कर रहा था। हमारी आने की आहट को सुनते ही नीति हमें देखकर मुस्कुराने लगी। सौरभ ने भी मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। क्यों चौंक गए ना? ये नीति ना सच में पागल है। उसने ही मुझे ये सब नाटक करने के लिए कहा था। सौरभ आगे बड़बड़ाए जा रहा था और मैं हैरान खड़ी उन्हें बस देख रही थी। सौरभ ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, अरे ये भी मुझे अभी पता चला कि यहां गैस चल रहा है, तो सोचा कि सुबह खाना बनाकर तुम्हें सरप्राइज दे दूं। देखो तो सुबह सुबह जाकर मैं कुछ मछलियां भी पकड़ कर लाया हूं। तुम दोनों लिपट कर सो रहे थे तो तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। हमने उन्हें जताया कि हमें उनकी बातों पर यकीन हो गया है और फिर हमने कहा, हाँ, ठीक है, तुम दोनों खाना बनाओ, तब तक हम फ्रेश होकर आते हैं। और ऐसा कहकर हम दोनों भी किचन से बाहर चले गए। तब मैंने अरुण से कहा, यह सब क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं है। बाहर जाते जाते मैं सौरभ और नीति के कमरे में चली गई। कमरा एकदम साफ सुथरा था। वहां कोई लाश नहीं थी, कहीं भी समंदर का पानी नहीं था, कोई रेत नहीं थी। सब कुछ पहले जैसा था। वो देख अरुण भी चौंक गया और उसने कहा, मेरा दिमाग भी अब चकराने लगा है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। बाहर जाकर कुछ सोचते हैं। बाहर जाते ही हमारा ध्यान गाड़ी की तरफ चला गया। देखा तो गाड़ी के टायर में हवा थी। गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो गाड़ी के अंदर भी सब कुछ साफ था, कहीं कोई रेत नहीं थी। अरुण ने अपनी जेब से चाबी निकाली और गाड़ी चालू कर कर देखी तो गाड़ी भी झट से चालू हो गई। अब हम दोनों हैरान होकर बस एक दूसरे को देख रहे थे। हमने रात वहां जो कुछ देखा सुना था वो सब कुछ अचानक से बदल गया था। ऐसा लगने लगा था जैसे वो सब कुछ सपना है। अरुण ने मुझे कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर से कुछ सोचकर उसने आगे कहा, देखो, देखने में और सुनने में सब कुछ ठीक लग रहा है। ये गाड़ी भी ठीक है। हो सकता है कि उन दोनों ने हमारे साथ कोई मजाक किया हो, लेकिन अब अगर थोड़ा भी कुछ अजीब लगा
तो हम दोनों यहां से निकल जाएंगे, फिर भले ही हमें इन दोनों को यहीं छोड़कर क्यों न जाना पड़े। आखिरकार हमने सोच लिया कि वहां के हालात बिगड़ते ही हम वहां से निकल जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी डरी हुई थी। नीति से आंख मिलाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद उसकी लाश को देखा था, उसे छुआ था। हालांकि उन दोनों का व्यवहार ऐसा था कि उन पर शक करने का हमारे पास कोई कारण नहीं था। वो हमेशा की तरह हम दोनों से बातें कर रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने हमारे साथ खाना तक खाया। दिन भर में नीति ने न जाने कितनी बार मुझसे माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और शाम होते होते मेरा सब्र टूटने लगा। पिछली रात मैंने जो देखा था, जो महसूस किया था, मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही थी। उस पूरे दिन में मैं ज्यादा बाहर नहीं गई, अपने कमरे में ही रुकी रही। मैं खिड़की के पास एक कुर्सी में बैठी हुई थी। मेरा ध्यान खिड़की से बाहर था। सूरज डूबना शुरू हो गया था। मुझे फिर से कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ फिर से शुरू होने वाला है। लगा जैसे सब तरफ उदासी फैल रही है। आसमान बादलों से घिर रहा है। उस वक्त एक गहरी लाल रोशनी हर तरफ फैलनी शुरू हो गई थी। समंदर की लहरें शांत हो रही थी। अरुण तब भी लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था, और फिर से उसने लैपटॉप को पीटना और मोबाइल को पटकना शुरू किया। मैं अपनी सोच में खोई हुई थी, और मैं अचानक से उसकी आवाज सुनकर डर गई। क्या हुआ? तब उसने लैपटॉप को साइड में रखते हुए कहा, यह लैपटॉप फिर से कल जैसा नाटक करने लगा है। मोबाइल में भी अचानक से नेटवर्क चला गया। तो मैंने उसे शांत किया और उसे मेरे साथ कमरे से बाहर चलने के लिए कहा। मैं उसके लिए ब्लैक कॉफी बनाने किचन में चली गई। वहां जाकर देखा तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। सब कुछ गंदा था। गैस भी नहीं चल रहा था। सोचा कि सुबह तो सब कुछ ठीक था, सब अचानक इतनी जल्दी कैसे बदल गया। मैं ये बात अरुण को बताने के लिए बाहर चली गई तो अरुण हैरान नजरों से अपनी नाक को पकड़ते हुए सौरभ के कमरे की तरफ देख रहा था। मैंने उसके पास जाते हुए देखा कि घर में फिर से रेत और पानी फैला पड़ा है। वो देख मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। मैं अरुण के पास चली गई और मैंने भी कमरे के अंदर देखा। अंदर से सड़न की तेज बदबू आ रही थी। हमारे सामने बिस्तर पर सौरभ की लाश पड़ी थी, उसी हालत में जिस हालत में हमने कल नीति की लाश को लपेट कर रखा था। तब मैंने घबरा कर कहा, अरुण ये सब क्या है? वो देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं घबरा कर अपने कमरे में चली गई। अरुण भी मेरे पीछे पीछे आ गया और जल्दी जल्दी में अपना लैपटॉप और बाकी सामान बैग में भरने लगा। उसने गाड़ी की चाबी निकाली और मुझे कहा, चलो अभी कभी यहां से चलते हैं। तो मैंने उसे कहा, पर नीति कहाँ है? उसने गुस्से में ही मुझे जवाब दिया, नीति जाए भाड़ में, यह सब उसी के कारण हुआ है। न वो हमें यहां ले आती और न यह सब होता। और फिर हम दोनों भी आसपास टटोलते हुए बाहर चले गए। देखा तो गाड़ी के टायर फिर से पंचर थे। गाड़ी के अंदर कल की तरह रेत भरी पड़ी थी। अरुण ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोला और अपने हाथों से रेत को गाड़ी से बाहर निकालने लगा। हम किसी भी हालत में यहां नहीं रुकेंगे, कुछ भी हो हम यहां से चले जाएंगे। वो बार बार ये बड़बड़ा रहा था। मैं भी रेत को हटाने में उसकी मदद करने लगी कि तभी हमें दूर से एक चीख सुनाई दी। वो वही चीख थी जैसे हमने कल रात सुनी थी। हम दोनों एकदम शांत हो गए। उस चीख को सुन मुझे अंदर से बहुत डर लगने लगा। तभी हमने देखा कि समंदर की तरफ से कोई परछाई हमारी तरफ चली आ रही है। उसे देख मैं दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे अरुण भी अंदर आ गया और वो मुझे समझाने लगा कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। पर मैंने उसे कहा कि हम यहां फंस गए हैं। यह सब कुछ कोई छलावा है, तुम समझ नहीं रहे। यह सब कल रात जहां खत्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया है। नीति ने सौरभ को भी कल रात डुबोकर मार दिया होगा। मेरी बात सुनकर अरुण भी डर गया था, पर वो बार बार मुझे अपने साथ चलने के लिए मना रहा था और मैं थी कि उस परछाई को देखने के बाद बाहर जाने से डर रही थी। लग रहा था कि अगर मैं बाहर चली गई तो मैं भी मर जाऊंगी। हमने जैसे ही बाहर से पैरों की आवाज सुनी, हम दोनों शांत हो गए। शायद नीति घर के अंदर आ गई थी।
हम दोनों भी बेड के पास छुपे हुए थे, पर काफी देर इंतजार करने पर भी वहां कमरे में कोई नहीं आया। नहीं, बाद में हमें किसी हलचल की आवाज सुनाई दी। अरुण ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और धीमे से मुझे कहा, बाहर कोई नहीं है, मैं एक काम करता हूं, बाहर जाकर गाड़ी चालू करने की कोशिश करता हूं, और जैसे ही गाड़ी चालू हो जाएगी तुम भी बाहर चले आना। मैंने अपनी गर्दन ना में हिलाकर उसे बाहर जाने से रोकने की कोशिश की, पर फिर भी वो मुझे समझाकर बाहर चला गया। मैं अंदर से दरवाजा बंद कर खिड़की से बाहर देखती रही। अरुण जल्दी जल्दी में गाड़ी से रेत को हटा रहा था, और तब मैंने देखा कि नीति अचानक कहीं से वहां आ गई थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसे देख अरुण एकदम से रुक गया। उसे देख मेरी सांस अटक गई, और तब अरुण ने उसे यह कहा, सारा, तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ अंदर, कहा था ना कि गाड़ी चालू होने के बाद बाहर आना। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं तो अंदर थी। तब नीति ने उसे कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूं, हमें समंदर का पानी बुला रहा है। ये कहते वक्त उसके मुंह से पानी और रेत गिर रही थी, और अगले ही पल अरुण भी उसके साथ चलते हुए समंदर की तरफ जाने लगा। वो देख मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत डर गई थी। बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं वहीं से अरुण को आवाज देने लगी, पर शायद उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ देर बाद मैं भागते हुए बाहर चली गई, लेकिन तब तक वो दोनों भी वहां से गायब हो गए थे, और तब समंदर की तरफ जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। शायद नीति अरुण को भी समंदर के पानी में लेकर चली गई थी कि तभी मुझे अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं वही कुर्सी के पीछे छिप गई। मैंने देखा कि सौरभ की लाश भी वहां से चलते हुए समंदर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद मुझे यह लगा कि अगर मैं वहां रुकी तो मैं भी मर जाऊंगी, और फिर मैं डर के मारे वहां से भागने लगी। मैंने एक टॉर्च ली और किनारे से थोड़ा दूर से दौड़ते हुए बस जाती रही। मुझे पता नहीं कि मैं कहां जा रही थी, किस तरफ जा रही थी, पर लगा कि किनारे किनारे से जाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी, कोई तो मिल जाएगा मुझे। और उसी बीच में कब बेहोश हो गई मुझे पता नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं अस्पताल में थी। सारा की ये सारी बातें सुनकर मुझे यही लग रहा था कि उसका इशारा किसी भूत प्रेत जैसी चीज की तरफ था, जिसने उन सब की जान ली थी। मैंने उसकी स्टेटमेंट तो सुन ली थी, पर उसे रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ऐसी बातों को कानून के हिसाब से कोई महत्व नहीं होता। मैंने अपनी आगे की जांच शुरू की। नीति के उस दोस्त से भी मिला जिसने उन्हें रुकने के लिए अपने घर की चाबी दी थी, लेकिन उसका कहना था कि वो चारों वहां गए ही नहीं थे, और उसने अपने रिश्तेदारों को नीति और उसके दोस्तों के बारे में पहले ही बता रखा था। पर उनका भी यही कहना था कि उस दिन उस घर पर कोई नहीं आया था। मतलब साफ था कि ये चारों रास्ता भटक कर किसी दूसरी जगह चले गए थे। फिर मैंने उस जगह की खोजबीन की जहां उन तीनों की लाश मिली थी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। जहां उनका सामान और गाड़ी मिली थी वो जगह भी खाली थी। उसी दौरान सारा को अस्पताल से छोड़ दिया गया और वो अपने घर चली गई। अब मेरा पूरा शक सारा पर जा रहा था। सारा से सच उगलवाने के लिए सख्ती से जांच करने का निर्णय लिया। उससे पहले मैंने अपने कलीग को फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए कहा, क्योंकि सारा के स्टेटमेंट के हिसाब से नीति ही थी जो आखिर तक जिंदा थी, और उसी ने सौरभ और अरुण को मारा था। मैं अपने कलीग महेश को वहां की जांच के बारे में फोन लगाकर बताने ही वाला था कि तभी उसी का फोन आ गया, और तब उसने मुझे कहा, सर, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे कहा, कौन सी भी बताओ, क्या फर्क पड़ता है। फिर महेश ने मुझे वो दोनों न्यूज सुनाई। सर, पोस्टमार्टम की जांच के हिसाब से नीति की मौत पहले हुई है, लेकिन बाकी दोनों के शरीर के जख्मों से मिले डीएनए से नीति के डीएनए मैच कर रहे हैं, जो कि जोर जबरदस्ती, गला दबाने, जबरदस्ती से डुबोना, छीना झपटी और आंखों को नोचने के दौरान उनके शरीर पर छूट गए हैं। और बुरी खबर यह है कि सारा जी की अपने ही रहते घर में
नहाने के टब के पानी में डूबने के कारण मौत हो गई है। अपने कलीग की बात सुनकर मैं उसी वक्त वहां से निकल पड़ा और जांच के लिए सारा के घर चला गया। तब मैंने देखा था कि टब में समंदर का खारा पानी था और टब के आसपास हर तरफ रेत बिखरी पड़ी थी, जो कि कहां से आई, कैसे आई, उसके घर वालों को कुछ पता नहीं था। अब हमारे पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हम किसी मुर्दे को गुनहगार साबित नहीं कर सकते थे।